मैं डॉक्टर बीना अग्रवाल आपका ग्रोइंग अप चैनल में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम हिंदी व्याकरण की कुछ वीडियो को लेके आए हैं, तो आपके सामने आज मैं कुछ चीज़ें ऐसी बताने जा रही हूँ जिसमें कि आपको कुछ शब्दों का ज्ञान होगा। जैसे हम तत्सम तद्भव शब्द कौन से होते हैं, देशज विदेशी शब्द कौन से होते हैं, योग शब्द कौन से होते हैं, योग ऋण कौन से होते हैं, ऋण शब्द कैसे होते हैं, तो हमें इनके बारे में जानना है। तो हम टाइम को बर्बाद ना करते हुए इसको आगे बढ़ते हैं। और आपने यदि मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आपसे अनुरोध है कि कृपया आप उन्हें अवश्य देखें, जिससे कि आपको कुछ चीज़ें पता चल सके। अब देखिए साहब, ये हमारे जो कहलाए जाते हैं ये हमारे शब्द भेद होते हैं। तो शब्द भेदों को हम कि किस प्रकार से शब्दों के भेदों का वर्गीकरण होता है। तो हिंदी के शब्दों के वर्गीकरण के 4 आधार हैं। यदि क्वेश्चन ये आ जाए कि हिंदी के शब्दों के वर्गीकरण के कितने आधार हैं, तो कितने हैं हमारे सामने? 4 आधार हैं। तो पहला आधार है उत्पत्ति स्रोत यानी कि इतिहास के आधार पर। दूसरा है व्युत्पत्ति रचना बनावट के आधार पर। तीसरा है रूप प्रयोग व्याकरणिक विवेचन के आधार पर। और चौथा है अर्थ के आधार पर, जिसमें कि हम मुख्य 2 रूपों पर प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहला है हमारा स्रोत इतिहास के आधार पर यानी कि उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण हुआ है वो हमारे क्या है, वो हमारे 4 प्रकार के, जिसमें तत्सम तद्भव देशज और विदेशी शब्दों आएंगे। ठीक है। अब इसमें क्या है कि स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द तो क्वेश्चन आपके सामने यदि ये आ जाए कि स्रोत और इतिहास के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारे 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि तत्सम तद्भव देशज विदेशी और कुछ हमारे संकर शब्द होते हैं जो कि 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं। आपको आगे पता चल जाएगा कि संकर शब्द क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे तत्सम शब्द। तत्सम का मीन्स होता है तत्व धन सम, यानी कि शब्द का अर्थ है उसके समान। तत्सम का क्या अर्थ हुआ? उसके समान, यानी कि संस्कृत के समान। हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी इसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं तो वो संस्कृत शब्द कहलाते हैं। अर्थात क्या होता है? संस्कृत के समान। हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम यों का त्यों प्रयोग करते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, वायु, माता, पिता, प्रकाश, पत्र, सूर्य, ये शब्द हमारे क्या हैं? तत्सम। यानी कि बस आपको इतना समझना है कि जो शब्द संस्कृत से ऐसे ही प्रयोग में लिए जा रहे हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। इसी में आगे देखिए, इसी में हम आते हैं तद्भव शब्द। यानी कि तद्भव शब्द क्या होते हैं? तो तत्व धन भव शब्द का अर्थ है उससे होना, यानी कि किसी के समान होना। ठीक है, यानी कि किसी के द्वारा होना। तो संस्कृत शब्दों से विकृत होकर यानी कि परिवर्तित होकर बने हुए शब्द। तो हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो निकले तो संस्कृत से ही हैं, पर प्राकृत अपभ्रंश पुरानी हिंदी से गुजरने के कारण बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। तो अतः संस्कृत के जो शब्द प्राकृत अपभ्रंश पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के कारण परिवर्तित हो गए हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे तद्भव कहलाते हैं। जैसे देखो, अब तीनों आपके सामने हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो संस्कृत क्या है हमारा? संस्कृत में उज्ज्वल है, प्राकृत में उज्ज्वल है और हिंदी में उजला कहते हैं। ठीक है। इसके बाद कर्पूर, कपूर और कपूर। तो प्राकृत में थोड़ा सा और भी इसका बिगड़ा हुआ रूप है और अपभ्रंश में जाएंगे तो और भी ज़्यादा बिगड़ा हुआ रूप माना जाएगा, क्योंकि अपभ्रंश का मीन्स होता है कि बिगड़ा हुआ रूप, यानी कि जो शब्द मानो यदि हमें कोई शब्द बोलना नहीं आ रहा है या हम उसको उच्चारण ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो मनुष्य क्या करता है अपनी मतलब सहूलियत के अनुसार, यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार वो उस शब्द को तोड़ मरोड़ के प्रयोग करता है। जब वो शब्द तोड़ मरोड़ के प्रयोग होने लगता है तो वो क्या होता है कि उसका रूप जो है वो बिगड़ जाता है। वही बिगड़ा हुआ रूप हमारा अपभ्रंश कहलाता है, जिसका रूप बिगड़ जाए
और बिगड़ने के कारण वो शब्द अधिक प्रयोग में आने लगे, तो हम ऐसी भाषा को क्या कहते हैं? अपभ्रंश कहते हैं। ठीक है, तो आपके सामने संध्या, संझा और सांझ। ठीक है, फिर हस्त, हथ और हाथ। इसी के आगे अब देखिए देशस और विदेशी शब्द कौन से होते हैं। देशस यानी कि देशस शब्द का देश दन जा शब्द का अर्थ है देश में जन्मा। अतः ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हों, देशस या देशी शब्द कहलाते हैं। जैसे थैला, गड़बड़, क्या कहते हैं, पेट, पगड़ी, लोटा, टांग, ठेठ आदि। तो इस तरह के जो शब्द हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? वो हमारे देशज शब्द कहलाते हैं। और इन शब्दों का जो प्रयोग होता है देशज, वो ग्रामीण भाषा में अधिक प्रयोग होता है। ठीक है, ग्रामीण भाषा में इन शब्दों का हम अधिक प्रयोग करते हैं। इसके बाद है हमारा विदेशी आगत शब्द। विदेश यानी कि विदेशों से जो लैंग्वेज हमारे यहाँ प्रयोग में लाई जाती है, तो वो हम उसे कहते हैं विदेशी, यानी कि विदेश में जन्मा। आगत का मतलब हो गया कि आया हुआ, यानी कि हमने दूसरी जगह से उस शब्द को ग्रहण कर लिया है और हम उसका प्रयोग लगातार करते जा रहे हैं। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो विदेशी मूल पर परस्पर संपर्क के कारण यहाँ प्रचलित हो गए। मैंने पहले भी ऊपर भी बताया है कि अपभ्रंश में लोग क्या करते थे कि जैसे उनको कोई कठिन शब्द था उसको बोलना नहीं आता था, तो वो क्या करते थे, उसको तोड़ मरोड़ के बोलते थे। छोटा बच्चा नहीं बोलता कि टुकड़े कर करके उन शब्दों को बोल रहा है, तो वो क्या है, लैंग्वेज पूरी तरह से नहीं बोल पा रहा है, लेकिन वो क्या है, उस शब्द को बोलने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह से पुराने प्राचीन समय में इसी तरह की लैंग्वेज का प्रयोग होता था, जो अपभ्रंश के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध हुई। अन्य देश की भाषा से आए हुए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। विदेशी शब्दों में से कुछ का ज्यों का त्यों अपना लिया है, जैसे ऑर्डर, कंपनी, कैंप, क्रिकेट आदि। और कुछ को हिंदीकरण करके अपनाया गया है, जैसे ऑफिसर का अफसर कर दिया, लेंटन का लालटेन कर दिया, हॉस्पिटल का अस्पताल कर दिया, कैप्टन का कप्तान कर दिया। तो इस तरह के जो शब्द हैं, कुछ शब्दों का तो क्या किया गया है कि विदेशी शब्द जो हैं उनको हमने हिंदी में परिवर्तित कर दिया, लेकिन कुछ शब्दों को हमने वैसे की वैसी प्रयोग में लाना। तभी आपने देखा भी होगा कि कहीं ऑफिसर लिखा जाता है, कहीं अफसर लिखा जाता है, कहीं लेंटन लिखा जाता है, कहीं लालटेन का प्रयोग होता है, कहीं हॉस्पिटल होता है तो कहीं अस्पताल होता है, कहीं कैप्टन कहा जाता है तो कहीं कप्तान कहा जाता है। अब देखिए आप संकर शब्द, यानी कि संकर शब्द क्या होते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उनका वर्गीकरण कितने प्रकार का है, 5 प्रकार का। तो कौन कौन से हो गए? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, और 5वां हमारा हो गया संकर। तो 2 भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने हुए शब्दों को हम क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। जैसे छाया संस्कृत का शब्द है और दार जो है वो हमारा फारसी शब्द है। ठीक है, छाया क्या है, हमारा संस्कृत का शब्द है और दार हमारा फारसी का है। तो ये क्या हो गया, छायादार हमारा संकर शब्द कहलाए। यहाँ पर 2, इसकी एक पहचान और है कि जब हम इन शब्दों को 2 टुकड़ों में बांटेंगे तो आराम से उसके 2 टुकड़े हो रहे होंगे, कभी की कोई दिक्कत नहीं होगी। पान दान, यानी कि पान हिंदी का शब्द है और दान फारसी का है, तो पान और दान। अब पान दान एक शब्द हो गया, लेकिन पान और दान, ठीक है, पान और दान, यदि हम उसके संधि विच्छेद हम उसको करेंगे तो आराम से उस शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा। रेलगाड़ी, रेल और गाड़ी। सील बंद, सील और बंद। इसी में आगे हम देखते हैं रचना के बनावट के आधार पर शब्द कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो रचना और बनावट के आधार पर कौन कौन से शब्द हैं आपके? ऋण है, यौगिक है और योग ऋण है। तो ऋण शब्द किसे कहते हैं? ऋण शब्द हम उसे कहते हैं जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं हो सकते, यानी कि जो अन्य शब्दों के मेल से ना बने हों, हम उन्हें ऋण शब्द कहते हैं। ठीक है, कि जाने कि जब हम खंड करेंगे तो वो खंड जो है, खंड होने पर उसका कोई अर्थ नहीं होगा, वो निरर्थक खंड हो जाएंगे। तो कुछ में एग्जाम्पल के तौर पर दे भी रखा है कि मेल से ना बने हो उन्हें हम ऋण शब्द कहते हैं। इससे मौलिक या अयौगिक शब्द भी कहा जाता है। तो ये शब्द क्वेश्चन आ सकता है कि ऋण शब्द का दूसरा नाम क्या है? तो ऋण शब्द का दूसरा नाम मौलिक या अयौगिक शब्द भी कहा जाता है। जैसे चावल शब्द का यदि हम खंड करेंगे तो चा धन वल या चाव धन ला,
तो ये निरर्थक खंड है, यानी कि इनका कोई अर्थ नहीं बन रहा है। अभी अब जब आपने इसको खंड किया, यानी कि आपको इसको संधि विच्छेद कर दिया, तो क्या आपको नजर आ रहा है कि चा का कोई अर्थ है, या बल का कोई अर्थ है, या चाप का कोई अर्थ है, या ला का कोई अर्थ है? तो ये क्या है, अपने आप में निरर्थक है। चावल शब्द ऋण शब्द है। अन्य उदाहरण से दिन, घर, मुंह, गुण। जब आप इनको विच्छेद करेंगे, इनको टुकड़ों में बांटेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इन शब्दों का कोई एक शब्द जो ध्वनि है अलग अलग, जिनको हम शब्द अलग अलग कर रहे हैं, उनका कोई अपने आप में अर्थ नहीं बन रहा है। कि तो जब अर्थ नहीं बनता है तो हम ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, ऋण शब्द बोलते हैं। अगला आते हैं हम यौगिक। यौगिक का मतलब होता है जोड़ करना, मिलाना, ठीक है। तो यौगिक का अर्थ है मेल से बना हुआ। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विज्ञान, तो वि धन ज्ञान, ठीक है। जैसे सामाजिक, तो समाज धन एक। इसमें देखो, इसमें वी जो है आपका वो उपसर्ग लगा हुआ है, यानी कि ज्ञान में वी उपसर्ग लग गया। उपसर्ग उसे कहते हैं जहाँ पर किसी भी शब्द में जब हम आगे कोई शब्द जोड़ देते हैं और वो एक नया शब्द बन जाता है तो हम उसे उपसर्ग की संज्ञा कहते हैं। लेकिन इसी प्रकार से सामाजिक, तो सामाजिक का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो समाज धन इक, यानी कि इसमें क्या लगा हुआ है, इसमें इक जो है आपका प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। तो जब पहले मैंने बताया कि जो उपसर्ग होता है हम उसे क्या कहते हैं, किसी शब्द में नया शब्द जोड़ने पर उसका अर्थ परिवर्तन हो जाए और वो नया शब्द बन जाए तो वो क्या होगा हमारा, वो क्या होगा हमारा क्या कहते हैं, उपसर्ग कहलाएगा। लेकिन अब जैसे वी क्या है, इसमें उपसर्ग है, तो हमारा ये शब्द विज्ञान बन गया, तो विज्ञान हमारा क्या है, यौगिक। इसी प्रकार से सामाजिक यानी कि समाजधन इक, इक क्या है हमारा, इक हमारा प्रत्यय, यानी कि इसमें इक जो है वो प्रत्यय लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि जब ये किसी शब्द में हम लास्ट में जाके, अंत में जाके हम कोई ऐसा शब्द लगा दें और लगाने के बाद कोई ऐसा प्रत्यय लगा दें जिससे कि उसका अर्थ परिवर्तन हो जाए, ठीक है। समाज यानी कि वो हो गया, और सामाजिक भी बिल्कुल अलग अर्थ को परिवर्तन दे रहा है, यानी कि अलग अर्थ प्रकट हो रहा है। विद्यालय, विद्या का आलय। राजपुत्र, राजा का पुत्र। जो इस तरह के शब्द होते हैं वो हमारे क्या है, यौगिक शब्द कहलाते हैं। तो आपको साथ साथ में उपसर्ग एंड प्रत्यय भी समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, बस उपसर्ग में होता है कि किसी शब्द के आगे हम शब्द को जोड़ते हैं और उसका अर्थ परिवर्तन हो जाता है। उसी प्रकार से जब हम किसी शब्द में लास्ट में कोई शब्द जोड़ते हैं उसमें अर्थ परिवर्तन हो जाता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है प्रत्यय। जैसे आपने मानो हार शब्द को लिया, हार में प्र जोड़ दिया, आगे पहले प्र जोड़ दिया, तो वो क्या होगा हमारा, प्र जोड़ने पर क्या होगा, वो प्र जोड़ने पर प्रहार, यानी कि हार में यानी कि गले में पहनने वाला हार। लेकिन यदि हम प्र जोड़ देते हैं तो प्रहार का मीन्स यहाँ पे हो जाता है चोट मारना, ठीक है। इसी प्रकार से यौगिक शब्दों की जो रचना 3 प्रकार से होती है, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। समास में भी इसी तरह के शब्द होते हैं कि जहाँ पर जिन शब्दों का हम जोड़ तोड़ करके उन शब्दों को बनाते हैं वो हमारे सारे यौगिक शब्द कहलाते हैं। अगला आता है योग ऋण, यानी कि वे शब्द जो यौगिक होते हैं परंतु जिनका अर्थ विशेष अर्थ हो जाता है, यानी कि विशेष अर्थ में परिवर्तन हो जाना, वो हमारे योग ऋण कहलाते हैं। जैसे यौगिक होते हुए भी ये शब्द एक इकाई हो जाते हैं, यानी ये सामान्य अर्थ को ना प्रकट करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे लंबोदर हुआ, पीताम्बर हुआ, दशानन हुआ, नीलकंठ हुआ। अधिकतर मानो आप ऐसे ही, जैसे कोई ऐसा ना, जैसे हमने कहा, जैसे हमने शिव जी का कोई भी नाम दे दिया या गणेश जी का कोई भी नाम, गणेश जी को लंबोदर के नाम से जाना जाता है, पीताम्बर आपके कृष्ण जी हो गए, है ना, नीलकंठ आपके शिव जी हो गए। तो जब हम इस तरह का एक विशेष अर्थ निकलता है, हनुमान जी हो गए, चारपाई हो गई, दशरथ हो गए, तो विशेष अर्थ निकल के आ रहा है ना। तो ये तो है नहीं कि इनको विशेष, ये नहीं वैसे नहीं है। तो जब कोई विशेष अर्थ निकले, मतलब अर्थ हो सामने आपके लेकिन वो विशेषता को प्रकट कर रहा हो, वो किसी व्यक्ति की विशेषता को प्रकट कर रहा हो, तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा योग ऋण शब्द कहलाएगा। पीताम्बर का सामान्य अर्थ क्या है, पीला वस्त्र, किंतु ये विशेष अर्थ में श्री कृष्ण के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। मैंने कहा ना कि किसी उस शब्द से कोई विशेषता प्रकट हो रही हो,
कोई विशेष बात निकल के आ रही हो तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा यौगुण शब्द। अधिकतर वो देखा होगा आपने कि वो जो होते हैं ना, क्या कहते हैं, आपके बहुव्रीहि समास के जो उदाहरण होते हैं, वो जितने भी उदाहरण आपके सामने आएंगे बहुव्रीहि समास के, वो सारे यौगुण शब्द के उदाहरण ही कहलाए जाते हैं।